नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने वर्ल्ड वॉर वन के बारे में सीखने की शुरुआत की थी और वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज को डिटेल में जाना था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में वर्ल्ड वॉर वन चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के कुछ टाइमलाइन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट और वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद कौन कौन सी ट्रीटीज हुई उस ट्रीटीज के बारे में डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखो, शुरुआत करेंगे टाइमलाइन ऑफ इवेंट से, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं जो कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आपको याद होगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर के समय भी, कि टाइमलाइन में आपको एक एक छोटे छोटे बैटल, छोटे छोटे इवेंट्स के पीछे भागना नहीं है, उसमें माथापेची बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत डीप में नहीं जाना है। हम लोग टाइमलाइन के डीप में जाएंगे, लेकिन कब? जब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए टाइमलाइन में सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे और बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, टाइमलाइन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का जो एंड के 5 मिनट है उसका थोड़ा सा जस्ट उसका एक रिकैप देना चाहूँगा, जिससे कि कहानी की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अब आपको याद होगा कि आर्कड्यूक फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है और ऑस्ट्रिया इसका इल्ज़ाम लगाता है सर्बिया पर और सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजता है। तो देखो, एक तरफ था ये ऑस्ट्रिया हंगरी और इसके उत्तराधिकारी की हत्या कर दी जाती है और इसका इल्ज़ाम ये लगाता है सर्बिया पर और सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजता है। उस अल्टीमेटम के टर्म्स काफ़ी टफ थे, सर्बिया उसे नहीं मानता है और टाइमलाइन खत्म होने के बाद, अल्टीमेटम का टाइम खत्म होने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब जब सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो फिर पिछले लेक्चर आप याद करो, उसमें हमने बात की थी पैन स्लैविज्म मूवमेंट की, और वर्ल्ड के जितने भी स्लैब हैं उनका मसीहा कौन समझता था खुद को? रशिया एक बार पहले ही इस घटना से पहले भी सर्बिया को फेल कर चुका था। कब किया था आप याद करो फिर पिछला लेक्चर, जब बोस्निया हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया ने एनेक्स किया था, उस समय भी सर्बिया ने रशिया की तरफ देखा था और रशिया ने कुछ नहीं किया था। तो सेकेंड टाइम जब ये इवेंट हुआ, इस समय रशिया सर्बिया को और स्लैब्स को फेल नहीं करना चाहता था, उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो स्लैब्स का लीडर खुद को प्रोजेक्ट करता था। अगर आप स्लैब्स के लीडर हो और स्लैब पॉपुलेशन को बार बार निराश कर रहे हो, उनकी आकांक्षाएं नहीं पूरी कर रहे, तो आपको आपके लीडरशिप पे एक सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए इस घटना के बाद रशिया क्या करता है? रशिया अपना ट्रूप मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे देता है सर्बिया के साइड में। देखो, इधर ये ऑस्ट्रिया हंगरी के साइड वाले पार्टीज का नाम लिखूंगा और इधर सर्बिया के साइड वाले। तो रशिया एक ट्रूप मोबिलाइजेशन का ऑर्डर कर देता है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन खड़ा था? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को, इतिहासकार इसे एक ब्लैंक चेक के नाम से जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक दिया था कि अगर लड़ाई होगी तो मैं ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दूंगा, और शायद इतिहासकारों का मानना यह भी है कि इस ब्लैंक चेक की वजह से ही ऑस्ट्रिया हंगरी बेलिजरेंट हो जाता है और सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करता है। खैर, जर्मनी ने इस ट्रीटी को ऑनर करते हुए रशिया को कहा कि आप अपना ट्रूप मोबिलाइजेशन बंद करो। रशिया नहीं मानता है, रशिया नेचुरली नहीं मानता है, वो स्लैब्स को निराश नहीं करना चाहता, और जब रशिया नहीं मानता है तो जर्मनी रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता और साथ ही साथ जर्मनी फ्रांस पे भी वॉर डिक्लेयर कर देता है। क्यों? क्योंकि एक ट्रिपल ऑन्टॉ की बात हमने पहले की थी पिछले चैप्टर में, आपको याद होगा। ये ट्रिपल ऑन्टॉ में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीनों पावर थे। तो जब रशिया पे वॉर डिक्लेयर किया तो फ्रांस पे भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इसके आगे की कहानी इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। देखो, जब फ्रांस और रशिया दोनों पर जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो अगर ये हम लोग मान ले कि सेंटर में ये जर्मनी है, तो इसके ईस्टर्न बॉर्डर पर रशिया था और इसके वेस्टर्न बॉर्डर पर फ्रांस था। तो जब दोनों पे जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है तो नेचुरली इन्हें दोनों ही फ्रंट पे लड़ाई करनी होगी। यहाँ ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया से लड़ेगा और वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस से लड़ेगा। तो एक साथ दोनों फ्रंट पे ना लड़ना पड़े, इसके लिए जर्मनी एक प्लान बनाता है जिसे जाना जाता है श्लीफन प्लान के नाम से।
अब श्लीफन प्लान क्या था ये जानने की कोशिश करते हैं, मैप पे चलते हैं इसके लिए। देखो श्लीफन प्लान के तहत जर्मनी ने चाहा था, उनका आइडियल प्लान क्या था कि वो बेल्जियम को अटैक करेंगे और बेल्जियम के थ्रू एक वाइड आर्क में अपनी आर्मी को स्वीप करके पेरिस को साउथ से अप्रोच करेंगे, पेरिस को साउथ से अप्रोच करके कट ऑफ कर देंगे और फ्रेंच आर्मी को घेर देंगे। और अल्टीमेटली उनका सपना था कि ये पूरा फ्रांस उनका होगा, ये पूरा फ्रांस उनका होगा। और जब फ्रांस पर कब्जा हो चुका रहेगा तो इसके साथ साथ इमीडिएटली अपनी आर्मी ट्रांसपोर्ट कर देंगे वेस्टर्न फ्रंट पर, वेस्ट फ्रंट पर ये आर्मी ट्रांसफर कर देंगे और वहां रशिया को हरा दिया जाएगा। और ये सब कुछ इन्होंने सोचा था 6 हफ्ते से कम में करना है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का अनुमान था कि रशिया जो है, उस समय रशिया की आर्मी बड़ी जरूर थी, लेकिन जर्मन्स मानते थे कि वो एक ऑब्सोलीट आर्मी है, आउटडेटेड आर्मी है और उसे फुल्ली मोबिलाइज होने में कम से कम 6 वीक्स का समय लगेगा। और इन 6 वीक्स में तब तक जर्मनी का प्लान था, श्लीफन प्लान के तहत ये फ्रांस को हरा देगा, पूरा फ्रांस पर इसका कब्जा होगा और अपनी आर्मी को शिफ्ट कर देगा ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया से लड़ने के लिए। लेकिन ये आइडियल प्लान था, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जब जर्मनी का अटैक हुआ और उसने बेल्जियम से अपने ट्रूप्स के लिए रास्ता मांगा, बेल्जियम ने मना कर दिया। बेल्जियम ने मना किया तो बेल्जियम पर अल्टीमेटली जर्मनी को इन्वेड करना। अब बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री हुआ करता था, बेल्जियम जो है ये एक न्यूट्रल कंट्री था। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इस नोट्स में लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा, देखो इस यहाँ पे लिखा है और इस स्लाइड में भी लिखा है, आगे भी जो भी मैं बोलूँगा हर कुछ लिखा है। आप घबराओ मत, अभी कहानी सुनो। जो भी नोट्स लेना है आप वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आप पॉज करके ले सकते हो। देखो बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री था और इसकी न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा किसने कर रखा था बेल्जियम से? ब्रिटेन ने। इसकी न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा कर रखा था ब्रिटेन ने। तो जब अल्टीमेटली जर्मनी बेल्जियम पर इन्वेड करता है और इसकी न्यूट्रलिटी भंग होती है तो ब्रिटेन के साथ जो ट्रीटी थी वो सामने आ जाती है और ब्रिटेन इसकी न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक कर देता है जर्मनी पर। ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी पर। तो अल्टीमेटली 1914 आते आते हमें यह देखने को मिलता है कि यूरोप में एक कंप्लीट मैडनेस की स्थिति पैदा हो गई थी और सारे मेजर पावर्स ने एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, सभी ने एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब आ जाते हैं श्लीफन प्लान पर। देखो श्लीफन प्लान आइडियली क्या था वो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये काम नहीं करता है। जिस तरह से जर्मनी ने चाहा था, खुद को शाना समझते हुए उसने सोचा था कि 6 हफ्ते से कम में भी फ्रांस पर कब्जा कर लेंगे और अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न फ्रंट पर मोबिलाइज कर देंगे जहां वो रशिया से लड़ेंगे, ये काम नहीं आता है। बेल्जियम में भी जो बेल्जियम को कहा था इन्होंने कि फूंक के उड़ा देंगे, उस बेल्जियम में भी इन्हें सफिशिएंट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और जो एम्पल टाइम प्रोवाइड करता है ब्रिटिश ट्रूप्स को यहाँ पे लैंड करने के लिए। अब इधर ब्रिटेन है, ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे नेक्स्ट मैप मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी चैनल पोर्ट्स के बारे में जब डिस्कशन करेंगे। तो ये ब्रिटेन के फोर्स आ जाते हैं। हालांकि तब तक फ्रांस के फोर्सेस को बहुत नुकसान पहुंचाता है जर्मनी और उन्हें काफ़ी पीछे हटना पड़ता है और ऑलमोस्ट जर्मन फोर्सेज जो हैं वो पेरिस तक आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने चाहा था कि वाइड आर्क स्वीप करते हुए पेरिस को साउथ से, यहाँ पेरिस के साउथ से इस जगह से अप्रोच करेंगे, ये प्लान इनका धरा का धरा रह जाता है। जब ये पेरिस के पास पहुंचते हैं तो इन्हें दिखता है कि ये पेरिस को हेड ऑन अप्रोच कर रहे हैं और ये इनके प्लान में नहीं था। पर फिर भी पेरिस के आसपास तक वो पहुंच गए थे। लेकिन उस समय ब्रिटेन के रीइंफोर्समेंट लैंड कर जाते हैं और एक भयंकर बैटल होना शुरू हो जाता है दोनों तरफ के फोर्सेस के बीच। दोनों तरफ बोले तो जर्मनी के फोर्स वर्सेस फ्रांस और ब्रिटेन के कंबाइंड फोर्सेस के बीच एक बैटल शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद होड़ किस चीज़ की लगती है? अब देखो ये जो पोर्ट्स हैं ना यहाँ पे, ये चैनल पोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद होड़ लग जाती है इन चैनल पोर्ट्स पर कब्जा करने के लिए। अब चैनल पोर्ट्स पर क्यों कब्जा करना चाह रहे थे, इस मैप में आपको मैं क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। ये है हमारा ब्रिटेन, ये ब्रिटेन था। अब ब्रिटेन के ट्रूप्स अगर लैंड करेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या था, यहाँ इंग्लिश चैनल पार करते हुए ये चैनल पार करके यहाँ पे लैंड करना है। अब जब यहाँ पे लैंड करवाना है तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं इन्हें चैनल पोर्ट्स कहा गया है। इन पोर्ट्स पर अगर किसी तरह जर्मनी का कब्जा हो जाता, अगर जर्मनी का कब्जा किसी भी तरह इन पोर्ट्स पर हो जाता तो ब्रिटेन के रीइंफोर्समेंट को आने में वहाँ बहुत परेशानी होती। और जब ब्रिटेन के रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाते तो फ्रांस पर कब्जा करने में जर्मनी को आसानी होती। इसलिए चैनल पोर्ट्स तक पहुँचने की होड़ लग जाती है। अब चैनल पोर्ट्स तक पहुँचने की होड़ में क्या होता है कि
इधर से ब्रिटेन और फ्रांस की कंबाइंड आर्मी मूव कर रही होती है वेस्ट की तरफ, और इधर से जर्मनी की आर्मी मूव कर रही होती है, और दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे का आउट फ्लैंक कर दें। मतलब जर्मनी की आर्मी यहाँ है तो ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी चाहती है कि वो यहाँ पहुंच के इसे कट ऑफ कर दे पूरी तरह। और इस रेस में क्या होता है, अटलांटिक ओशन इस पॉइंट से लेकर आप नीचे आओगे साउथ में, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स हैं, आल्प्स माउंटेन से लेके फ्रॉम आल्प्स टू अटलांटिक, दोनों के बीच एक स्टेलमेट की स्थिति पैदा हो जाती है और दोनों सेनाएं वहां पर स्थिर हो जाती हैं एक दूसरे को फेस करते हुए। और उसके बाद करना क्या था, एक ट्रेंच वॉरफेयर की शुरुआत हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 की देन थी ये ट्रेंच वॉरफेयर। अब ट्रेंच वॉरफेयर में क्या हुआ, आप ये भी मैंने आपको बताया, ये अटलांटिक से आल्प्स तक की जो लाइन थी, यहाँ पे पूरा एक स्टेलमेट लाइन बन जाती है। और इस लाइन के दोनों तरफ, इस तरफ वेस्ट के तरफ ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी और ईस्ट की तरफ जर्मनी की आर्मी, ये गड्ढा, लिटरली ट्रेंच मतलब गड्ढा होता है, और ये लिटरली गड्ढा खोद के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। और ये ट्रेंच वॉरफेयर जो था ये वर्ल्ड वॉर 1 की देन थी, और इसने एक स्टेलमेट की स्थिति पैदा कर दी वेस्टर्न फ्रंट पर। और जर्मनी, जिसने शाना बन के ये सोचा था कि 6 हफ्ते से कम में भी फ्रांस पर कब्जा कर लेगा और अपने ट्रूप्स को वापस ईस्टर्न फ्रंट की तरफ धकेल देगा रशिया से लड़ने के लिए, उसका प्लान धरा का धरा रह जाता है और अल्टीमेटली दोनों तरफ फ्रंट खुल जाते हैं। रशिया ने भी जर्मनी की अपेक्षा के अनुसार काफ़ी जल्दी मोबिलाइज कर लिया, 6 वीक से पहले मोबिलाइज कर लिया, और ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दोनों पर एक साथ अटैक करता है ईस्टर्न फ्रंट पे। और अल्टीमेटली जर्मनी इज लेफ्ट टू फेस एनिमी पावर्स ऑन बोथ द फ्रंट्स, ईस्टर्न फ्रंट एज वेल एज वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया से और वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस और ब्रिटेन की कंबाइंड फोर्स है। तो अब दोनों फ्रंट पे वॉरफेयर छिड़ जाता है, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पे एक स्टेलमेट की स्थिति पैदा हो जाती है और ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो जाता है। अब ट्रेंच में क्या है, आपको मैंने ये बता दिया है कि चैनल पोर्ट्स यानी कि अटलांटिक से लेकर आल्प्स तक ट्रेंच बना दिए जाते हैं। अब ट्रेंच में क्या था कि दोनों तरफ के सैनिक यहाँ पे लिटरली ट्रेंच में बैठे हुए हैं। देखो ये पिक्चर वही डिपिक्ट कर रहा है, इस तरह का गड्ढा खोदा हुआ है और यहीं से फायरिंग होती थी। अब एक्चुअली में जो ट्रेंच है, इसका एक इंटरेस्टिंग इमेज मुझे मिला था, यहाँ मैंने आपके लिए इंसर्ट कर दिया है ये इमेज। अब ये ट्रेंच जो 3 लेवल पे बनते थे, सिर्फ एक ट्रेंच नहीं बनता था। ये पहला ट्रेंच देखो, ये फ्रंटलाइन ट्रेंच था जहाँ पे फाइटिंग सोल्जर्स रहते थे, ये सपोर्ट ट्रेंच हुआ करता था सेकंड। और ये थर्ड रिजर्व ट्रेंच, और रिजर्व ट्रेंच से अगर सोल्जर सपोर्ट ट्रेंच पे भेजने हैं, सपोर्ट ट्रेंच से अगर फ्रंट लाइन पे भेजने हैं, तो इस तरह सोल्जर्स का मूवमेंट करवाया जाता था ट्रेंचेज में। और पूरे खाने पीने की, रहने की सब तैयारी करके लोग ट्रेंच में बैठे हुए थे दोनों तरफ से। अब जब फ्रंट लाइन ट्रेंच है, इसके आगे ये बार्ब्ड वायर्स होते थे, बार्ब्ड वायर्स होते थे, और ये नो मैन्स लैंड हुआ करता था। ये वाला जो एरिया, ये नो मैन्स लैंड होता था। और ठीक इसके दूसरी तरफ सेम स्ट्रक्चर में अपोजिशन पार्टी के ट्रेंच होंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी ये लोग अपनाते हैं कि उस समय वॉरफेयर जो हुआ करता था वर्ल्ड वॉर 1 या उससे पहले भी, वहाँ पे फ्रंटल चार्ज का एक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि सामने से हेवी नंबर में ट्रूप्स मार्च करके आप आर्मी को इन्वेड करो, सामने वाले पार्टी को इन्वेड करो और उन्हें ओवरपावर करना रहता था। लेकिन अब जो वर्ल्ड वॉर 1 का समय था ना, ये समय था मशीन गन्स का, ये समय था मॉडर्नाइज्ड राइफल्स का समय था। तो इसमें फ्रंटल चार्ज काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक गलती होती है कि वेपनरीज तो मॉडर्नाइज हो गई थी, लेकिन वॉर टैक्टिक्स मॉडर्नाइज नहीं हुआ। तो कई बार फ्रंटल चार्ज होता है, और स्पेशली फ्रॉम एलाइड साइड फ्रंटल चार्ज करने की कोशिश की जाती है। और ये जो आर्मी इधर से जा रहे होते हैं, इन्हें बुरी तरह से मशीन गन फायर से भून दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हेवी कैजुअलिटी होती है यहाँ पर इस फ्रंटल चार्ज वाले वॉर टैक्टिक्स की वजह से। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि स्ट्रैटेजिक मिस्टेक क्या थी कि दोनों तरफ के पावर्स के पास तो वेपनरी जो थी वो वेपनरी एडवांस हो चुकी थी, दोनों तरफ के पास मशीन गन था, राइफल्स थे, लेकिन वॉर टैक्टिक्स एडवांस नहीं हुआ था वेपनरी के हिसाब से। और ये फ्रंटल अटैक वाली वॉर टैक्टिक्स अब काम नहीं आने वाली थी। अगर दोनों तरफ के पास मशीन गन है तो आप फ्रंटल अटैक करके कितने देर टिक पाओगे। लेकिन फिर भी दोनों तरफ के पावर्स कोशिश करते हैं कि यहाँ से अटैक करें, इस बार्ड वायर को तोड़ना है और ट्रेंच में इसे ओवरपावर करना, पर ये अल्टीमेटली हो नहीं पाता है और इसलिए ट्रेंच वॉरफेयर से एक स्टेलमेट की स्थिति पैदा हो जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि वॉर चलता रहता है। देखो दोनों फ्रंट पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। वेस्टर्न फ्रंट पे हमने देखा स्टेलमेट पहुंच गया, ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो चुका है। ईस्टर्न फ्रंट पर भी जर्मनी की अपेक्षा के अनुसार काफ़ी जल्दी रशिया ने मोबिलाइज कर लिया और वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है। और अभी तक इसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे? इसमें इन्वॉल्व था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया। अब इसके बाद
नए प्लेयर्स भी ज्वाइन करते हैं, कुछ नए प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी, पुराने प्लेयर्स लड़ाई छोड़कर निकल जाते हैं, और कुछ जो लड़ाई में एक तरफ से शामिल होने का वादा कर चुके थे वो दूसरी तरफ से शामिल होते हैं। तो ये दल बदल भी यहाँ पर होता है। तो इसके बारे में एक ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए प्लेयर्स कौन कौन से ज्वाइन करते हैं और किस तरफ से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिपल अलायंस जो था, ये ट्रिपल अलायंस किन के बीच था? ये था जर्मनी के बीच, ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच और इटली के बीच। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ खड़ा था गुट ट्रिपल ऑन्टॉ का। अभी ट्रिपल ऑन्टॉ में कौन थे? यहाँ था ब्रिटेन, यहाँ था रशिया और यहाँ पे हुआ करता था फ्रांस। तो जब हम लोग बात करेंगे ट्रिपल अलायंस की तो इन्हें मैं सेंट्रल पावर्स बोल के भी रेफर करूंगा, सेंट्रल पावर्स। और जब ट्रिपल ऑन्टॉ की बात करेंगे तो इन्हें मैं एलाइड पावर बोल के भी रेफर करूंगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब एलाइड पावर की बात हो रही होगी तो बात हो रही है कहीं ना कहीं ट्रिपल ऑन्टॉ और उनके एलाइज की, और जब सेंट्रल पावर्स की बात हो रही है तो बात हो रही है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उनके एलाइज की। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो। अब आगे बात करते हैं कि नए प्लेयर्स ने किन के साइड ज्वाइन किया। देखो, नए प्लेयर्स ने ज्वाइन किया टर्की। अब टर्की किसके साथ ज्वाइन करेगा आप खुद सोच के देखो। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा तो वहां पे हमने बात की थी कि रूसो टर्किश वॉर हुआ था, रूसो टर्किश वॉर, जिसमें रशिया जीत चुका था, जिसमें रशिया जीता था। सैन स्टीफेनो की ट्रीटी हुई थी, रशिया को काफी सारा लैंड्स मिला था, लेकिन इससे खतरा किसे महसूस हुआ था? यूरोप के बाकी पावर्स को, ब्रिटेन को, फ्रांस को और ऑस्ट्रिया हंगरी का बाल्कन में काउंटर क्लेम था। तो सब ने मिलकर एक कांग्रेस ऑफ बर्लिन बनाया और वहां पर ट्रीटी ऑफ बर्लिन होती है और रशिया से काफी सारा लैंड वापस छीन लिया जाता है। तो खैर, ये सब कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि टर्की किसकी तरफ से लड़ेगा। अब टर्की पे उस समय इन्वेट किसने किया था? याद करो आप, रशिया ने किया था। तो क्या टर्की रशिया की तरफ से आके लड़ेगा? नहीं। अब रशिया किसकी तरफ है? एलाइड पावर्स की तरफ है। रशिया है एलाइड पावर्स की तरफ। अभी अभी मैंने टेबल बनाया था, अगर आपने नोट किया है तो ठीक है, नहीं तो रिवाइंड करके आप देखो एलाइड पावर्स कौन कौन से हुआ करते थे। ट्रिपल ऑन्टॉ में जो पावर थे वो एलाइड पावर्स हुआ करते थे। तो टर्की एलाइड पावर्स की तरफ से डेफिनेटली नहीं ज्वाइन करता है और वो सेंट्रल पावर्स की तरफ से यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से वॉर में आ जाता है। अब ठीक इसके बाद है बुल्गारिया। अब बुल्गारिया के भी फिर बात आप याद करने की कोशिश करो। कॉजेज में हमने बात की थी बुल्गारिया के बारे में कि जब सेकेंड लीग ऑफ थ्री एम्पायर्स बना था, पिछले लेक्चर को याद करो, जब सेकेंड लीग ऑफ थ्री एम्पायर्स की मैंने आपको बात बताई थी, उस समय मैंने बताया था कि बिस्मार्क ने डिसाइड किया था ये डिफरेंसेस ठीक नहीं है, हमें फ्रांस के खिलाफ मोर्चा बरकरार रखना है और उसके लिए जो बाल्कन में ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया का काउंटर क्लेम था, इस डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए उसने क्या किया था? बिस्मार्क ने एक प्लान बताया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो कंट्रोल होगा वो बोस्निया हर्जेगोविना पर होगा और रशिया का जो कंट्रोल होगा वो बुल्गारिया पर होगा। अब बुल्गारिया पर जब कंट्रोल रशिया को मिला था तो क्या बुल्गारिया के लोग, जब बुल्गारिया वॉर में इंटर करता है तो क्या वो रशिया की तरफ से इंटर करेगा? क्या वो रशिया किसके तरफ था? फिर आप याद करो, अभी मैंने बताया आपको एलाइड पावर्स बोलते हैं इसे, एलाइड पावर्स के साथ था। तो यहाँ पे बुल्गारिया भी रशिया के साथ नहीं ज्वाइन करता, यानी कि एलाइड पावर्स के साथ नहीं ज्वाइन करता। तो फिर ये ज्वाइन करता है किन की तरफ से? ऑस्ट्रिया की तरफ से, यानी कि सेंट्रल पावर्स की तरफ से बुल्गारिया ज्वाइन करता है। अब बात कर लेते हैं इटली की। अभी ये इटली जो है ये दल बदल करता है, इटली यहाँ पे दल बदल करता है। इटली ने संधि की थी, ट्रिपल अलायंस की संधि की थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ 1882 में। याद करो, पिछले लेक्चर में इसके बारे में भी बात हुई थी। तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर वर्ल्ड वॉर 1 का देखना बहुत जरूरी है। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जहां हमने डिस्कस किया था काफी कुछ कि वर्ल्ड वॉर के कारण क्या क्या रहे थे, वहां पे अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ समझने में आपको मुश्किल होगी काफी। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर आप देख लो, फिर ये लेक्चर देखना। तो वहां पे हमने देखा 1882 में इटली ने ट्रिपल अलायंस साइन किया था, किनके साथ? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। लेकिन इटली को कुछ जमीन का लालच था, उसके चक्कर में इन्होंने, मैंने गलत बोल दिया, इटली ने 1882 में ट्रिपल अलायंस साइन किया था और वो सेंट्रल पावर्स थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, इन तीनों ने मिलकर ट्रिपल अलायंस साइन किया था। लेकिन कुछ जमीन का लालच था इटली को,
जिसकी वजह से वहाँ पे भी आप याद करो, मैंने बताया था फ्रांस के साथ ये सीक्रेट ट्रीटी करता है और इसे कुछ लैंड प्रॉमिस किया जाता है। और इस सीक्रेट ट्रीटी के तहत अल्टीमेटली जब वॉर शुरू होती है, जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, उस समय इटली सेंट्रल पावर्स की तरफ से ना ज्वाइन करके, जर्मनी की तरफ से वॉर में ना आके, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट करता है अगेंस्ट जर्मनी। तो इसलिए 1915 में इटली जो नेचुरल अलायंस सिस्टम था उसको बदल कर दूसरे साइड में आ जाता है और एलाइड पावर्स की तरफ से सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में ज्वाइन करता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की। देखो, जर्मनी अकेला लड़ रहा था। आप ऑस्ट्रिया हंगरी भी उसका बहुत अच्छे से साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी, आप याद करो जब जर्मन यूनिफिकेशन हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मनी इतने जॉल्वरिन की वजह से इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी की आर्मी काफ़ी पीछे छूट चुकी थी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी की जो आर्मी थी वो एक लैगार्ड थी उस समय, उनको मदद करने कई बार जर्मनी को जाना पड़ता था। जर्मनी हालांकि आप लिटरली समझ लो अकेला लड़ रहा था ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे, फिर भी उसने अपना दबदबा बना के रखा था और कहीं पे जमीन गंवा नहीं रहा था। और ये स्थिति काफ़ी सालों तक चल रही थी। लेकिन अल्टीमेटली 1917 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एलाइड साइड में वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री करता है और ये वर्ल्ड वॉर 1 की रूपरेखा को बिल्कुल पलट कर रख देता है। जब अमेरिकन रिसोर्सेज वॉर में आए उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी को सेटबैक होना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप के इस वॉर में क्यों आ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एलाइड साइड्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में क्यों ज्वाइन करता है। अब ये जानने के लिए उस समय जो एलाइड नेवी थी उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, ब्रिटेन की जो नेवी थी, ब्रिटेन उस समय का भी नेवल सुपर पावर हुआ करता था। इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर और उससे पहले भी हम चर्चा करते रहे। तो ब्रिटेन एक नेवल सुपर पावर हुआ करता था और ये अपनी नेवी का इस्तेमाल करता है 3 चीज़ों के लिए। ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, आप बस कहानी सुनो। अभी 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता था। पहला चीज़ क्या थी, जो ब्लॉकेड करने के लिए। अब देखो, ये जो जर्मनी है, इस जर्मन एम्पायर पे ब्रिटेन का कहना था कि ना मैं माल आने दूंगा ना यहाँ से माल जाने दूंगा, इसलिए ये नेवल ब्लॉकेड बना देता है। और जिसकी वजह से ये पूरी कोशिश करता है कि जर्मनी को इकोनॉमिकली स्टार्व कर दिया जाए और इसे फोर्स टू सरेंडर कर दिया जाए, इसे मजबूर कर दिया जाए कि ये सरेंडर कर दे। इकोनॉमिक टैक्टिक्स था ये। तो ये ब्लॉकेड करने की कोशिश करता है। तो पहला इस्तेमाल नेवी का जो था वो ब्लॉकेड के लिए करता है एलाइड नेवी। और दूसरा इस्तेमाल, जो उस समय ब्रिटेन का एम्पायर था वो सबसे बड़ा हुआ करता था। ब्रिटेन हैड एम्पायर वेयर सन नेवर सेट। ब्रिटेन और अपने एम्पायर के बीच ट्रेडिंग रूट्स, जो सी रूट्स हैं, इसे ओपन रखने के लिए, उन काफिलों पर कोई हमला ना हो, इसके लिए वो अपनी नेवी का इस्तेमाल करता था। अब इसके साथ साथ तीसरा इस्तेमाल क्या था कि चैनल पोर्ट्स के थ्रू। ये देखो, ये चैनल पोर्ट्स की बात मैंने की है। ब्रिटेन की जो आर्मी है और उनका रीइंफोर्समेंट, आर्मी और उनका रीइंफोर्समेंट को यूरोप मेनलैंड तक लाने के लिए अपनी नेवी का इस्तेमाल करता था। लेकिन इससे जर्मनी को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन उस समय जर्मनी के पास क्या था, सबमरीन्स। तो जर्मन ने टैक्टिक्स अपनाया कि उसने अपना सबमरीन छोड़ दिया इस अटलांटिक ओशन, और उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट अटैक करने लगा जो भी शिप मिलता था, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन, अदर देन नॉन जर्मनी शिप्स जो भी थे, वो मर्चेंट शिप थे, वो नेवी का शिप था, किसी भी कंट्री का था, उस शिप पे इनडिस्क्रिमिनेट अटैक करता है। और इस इनडिस्क्रिमिनेट अटैक में क्या होता है कि एक लुसिटानिया नाम का एक ब्रिटिश शिप होता है। इस लुसिटानिया शिप पर वो टॉर्पीडो अटैक करता है और उसमें 128 अमेरिकन की मौत हो जाती है। 128 अमेरिकन मारे जाते हैं इस इनडिस्क्रिमिनेट सबमरीन वॉरफेयर की वजह से। लेकिन इसकी वजह से भी इमीडिएटली अमेरिका वॉर में नहीं आता, पर यह एक कारण जरूर था। और दूसरा और इमीडिएट कारण क्या था कि एक खुफिया जानकारी मिलती है अमेरिका को कि जर्मनी मेक्सिको को उकसा रहा है। अब ये जर्मन्स क्या करते हैं, ये मेक्सिको को उकसाते हैं कि आप अमेरिका पर हमला कर दो, आप यूएसए पर अटैक कर दो, और इन टर्न उसे क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको टेक्सास, न्यू मेक्सिको और एरिजोना दे देंगे। अब देखो, ये टेक्सास, न्यू मेक्सिको और एरिजोना ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट्स थे, और ये जर्मन प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको मेक्सिको को दे देंगे। अब जो चीज़ जर्मनी के पास है नहीं वो मेक्सिको को कब देगा, जब मेक्सिको यूएसए को हरा देगा वॉर में। और मेक्सिको की मदद कौन करेगा, आर्म्स से, आर्मीज देकर
मटेरियल्स देकर, पैसे देकर जर्मनी। तो जब ये चीज़ अल्टीमेटली यूएस के खुफिया विभाग को पता चलती है कि मेक्सिको को वॉर के लिए इंसाइट कर रहा है और इन टर्न उससे यूएस के टेरिटरी टेक्सास, न्यू मेक्सिको, एरिजोना प्रॉमिस कर रहा है, तब यूएसए वाले चुप नहीं रहते और अल्टीमेटली यूएस भी जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देता है और इंटर करता है वॉर में किन की तरफ से, एलाइड पावर्स की तरफ से। और यूएसए का इंटर होना वॉर के लिए बहुत ही एक पिवटल पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जब यूएसए का मटेरियल, यूएसए की आर्मी, यूएसए के एम्यूनिशंस, आर्मामेंट्स जब वॉर में आते हैं, उसके बाद वॉर की रूपरेखा बदल जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है, जर्मनी एक आर्मस्टिस की डिमांड करता है, एक युद्ध विराम की डिमांड करता है और अल्टीमेटली ट्रीटीज होती है और वर्ल्ड वॉर 1 का खात्मा होता है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यूएसए इस वजह से वॉर में आया था एलाइड पावर्स की तरफ से लड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत रशिया के बारे में। देखो, रशिया ने इंटर किया था वॉर में एलाइड पावर्स की तरफ से, एलाइड पावर्स की तरफ से वॉर में इंटर किया था, लेकिन अल्टीमेटली 1917 में ये रशिया वॉर छोड़ देता है और वॉर से विड्रॉ कर लेता है। जर्मनी के साथ भी ये सेपरेट ट्रीटी साइन करता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। ये एक सेपरेट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में एक अलग लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है, वो जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और वो लेक्चर होगा रशियन रिवॉल्यूशन पर। तो रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर में इस इवेंट के बारे में डिटेल में चर्चा होगी, सिर्फ इसी इवेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है रशियन रिवॉल्यूशन, और ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की दुनिया नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद तक और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने तक जो कोल्ड वॉर का दौर चलता है, उसमें भी इसकी बहुत अहम भूमिका है। तो इसलिए इस इवेंट को आप हल्के में मत नापना। रशियन रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बाद, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर मैं रशियन रिवॉल्यूशन ही लेकर आऊँगा, वहाँ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि रशिया वॉर छोड़कर क्यों जाता है। तो ये थी हमारी पावर्स की बात कि कौन कौन से नए पावर्स वॉर में आते हैं, कौन कौन से नए पावर वॉर में आते हैं और साइड चूज करते हैं। ओल्ड वन स्विचेस साइड्स, यानी कि कौन सा, इटली की बात हो रही है। इटली एक पावर था जो सेंट्रल पावर्स के साथ ट्रीटी थी, इसकी ट्रिपल अलायंस की याद करो आप, लेकिन ये अल्टीमेटली एलाइड पावर्स की तरफ से वॉर ज्वाइन करता है और वन लीव्स द वॉर। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है रशिया की। तो हमने देखा कि नए पावर्स आते हैं और वो किस तरफ से वॉर में ज्वाइन करते हैं और क्यों ज्वाइन करते हैं। और पुराना पावर जो इटली था, जो ऑलरेडी सेंट्रल पावर्स के साथ एक ट्रीटी में था, ट्रिपल अलायंस में था, वो स्विच करता है साइड, क्यों करता है। यूएसए क्यों एलाइड पावर्स की तरफ से ज्वाइन करता है और रशिया क्यों वॉर छोड़ता है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यूएसए के ज्वाइन करने से पूरा पासा पलट जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड फोर्सेस का पलड़ा भारी होता जाता है और धीरे धीरे अल्टीमेटली जर्मनी का पोजीशन वीक होता जाता है और जर्मनी अल्टीमेटली आर्मिस्टिस की डिमांड करेगा, युद्ध विराम की डिमांड करेगा, जो कि एलाइड फोर्स मान जाते हैं। और फिर कई सारी ट्रीटीज होती है, उन ट्रीटीज के तहत कुछ समझौते होते हैं, जर्मनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और भी जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उनके साथ भी ट्रीटी होगी, टर्की के साथ भी ट्रीटी होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया टर्की सेंट्रल पावर की तरफ से वॉर में आया था। तो इन सब ट्रीटीज पे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ में देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ वॉर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो फिर इसे 3 पार्ट में मैंने आपके लिए बांट दिया है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो आइए सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स में सबसे पहले जो जान माल की क्षति हुई थी वो सबसे ज़्यादा थी। यहाँ पे 40 मिलियन कैजुअलिटीज होती हैं, जिसमें 2 मिलियन जर्मन्स, 1.7 मिलियन रशियंस और तकरीबन 1.5 मिलियन फ्रेंच मारे जाते हैं। अब फिर ये नंबर्स यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और ये याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही एक नंबर आपको नहीं पढ़ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आगे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेटा है वो जो कि आपको याद करना ज़रूरी रहेगा। तो फिर आप फालतू के नंबर्स पे कंसंट्रेट मत करो। ये नंबर मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ कैजुअलिटी क्या थी, कितना बड़ा विध्वंस हुआ था, ये बताने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। तो नंबर पे कंसंट्रेट मत करो, आप ये जानने की कोशिश करो कि इतनी लेवल पे कैजुअलिटी हुई थी कि दुनिया ने ये कैजुअलिटी उस समय तक किसी भी वॉर में नहीं देखा था। तो ये उस समय तक का सबसे विध्वंसकारी युद्ध हुआ था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि सारे जो देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, इसमें जो एक यंग एज की पॉपुलेशन थी, जब इतनी मात्रा में मारे गए, अब यहाँ कौन लड़ रहे होंगे, बूढ़े तो लड़ नहीं रहे होंगे, यंग एज के पॉपुलेशन होंगे 20 to 35, इस एज ग्रुप के जो पॉपुलेशन थे, इतनी बड़ी तादाद में जब इनकी मौतें होती हैं तो एक कंप्लीट जनरेशन मारा जाता है वहाँ पे। आप सोचो कि एक कंप्लीट जनरेशन मारा गया होगा और जिसे लॉस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। एक टर्म ये इसी वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए
यंग जनरेशन के लिए कॉइन किया गया है और एक लॉस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। और जब इतनी बड़ी तादाद में एक यंग पर्सन्स मारे गए थे तो एज सेक्स पिरामिड जो है, एज सेक्स पिरामिड है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। मतलब आप सोचो कि मेल पॉपुलेशन, और वो भी 20 to 35 एज ग्रुप का, अगर इतनी बड़ी तादाद में मारा गया तो नेचुरली जो रेशियो था, सेक्स रेशियो था, जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। और अल्टीमेटली जो जेंडर रोल्स है उसे भी कहीं ना कहीं यहाँ रीडिफाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब मेल पॉपुलेशन मारे गए थे उस समय तक फीमेल पॉपुलेशंस को अल्टीमेटली जो मेल डोमिनेटेड रोल हुआ करता था वो अडॉप्ट करना पड़ता है। वहाँ पे काम किन्हें करना पड़ता है? फीमेल पॉपुलेशन को। Due to lack of men in countries, traditional gender roles were disrupted and women took over the work in factories. जो फैक्ट्रीज में जहाँ ट्रेडिशनली जेंडर रोल्स क्या हुआ करते थे, मेन काम करेंगे, वो डिसरप्ट होता है और ये कहीं ना कहीं वुमेन वहाँ पे काम करने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं वुमेन्स, क्योंकि मेल है नहीं तो काम कौन करेगा। और ये वुमेन के लिए एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन आप सोचो कि क्या इस तरह से उन्हें लिबरेशन चाहिए था? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि लिबरेटिंग एक्सपीरियंस जरूर था, लेकिन दिस वॉज नॉट द वे इन विच वुमेन डिजायर्ड लिबरेशन। तो इस पूरे लॉस्ट जनरेशन की ये कहानी है। और अल्टीमेटली जब इतनी बड़ी तादाद में विध्वंस होता है, मौतें होती है, तो एक लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन जो है दे लूज फेथ और एक जनरल डिsillusionment की स्थिति पैदा हो जाती है और एथीस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। नास्तिक पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ जाता है कि ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा विध्वंस हो गया और किसी ने इसे रोका नहीं, तो फिर भगवान पे भरोसा क्यों करना। तो एथीस्ट पॉपुलेशन इसकी वजह से इंक्रीज होता है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखो, अब इसी को कहते हैं कि समय की मार सब पे पड़ती है। यहाँ पे ये हमें एग्जाम्पल सार्थक होता हुआ दिख रहा। हमने, अब याद करो, अपने वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत में सेकेंड लेक्चर में हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश की थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ा था और वहाँ पे हमने जाना था कि ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज करके रखा था। अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन आज वर्ल्ड वॉर 1 के समय ये स्थिति पैदा हो जाती है कि जर्मनी ने जब एलाइड पावर्स को, जब ब्रिटेन को, जब फ्रांस को और रशिया को अकेले नाको चने चबवाए होते हैं, और उस समय कुछ इंसिडेंट्स की वजह से जब अमेरिका वॉर में इंटर करता है और अमेरिकन मनी, अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन आर्म्स एम्यूनिशंस की वजह से इस वॉर का रुख बदलता है और एलाइड फोर्सेस को विक्ट्री मिलती है। तो आप सोचिए कि जो ब्रिटेन अमेरिका को कॉलोनाइज करके रखता है, अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 में उस अमेरिका की एंट्री से ब्रिटेन को मदद मिलती है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते जो यूरोप का डोमिनेंस था वर्ल्ड पॉलिटी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है और राइज ऑफ अमेरिका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब समय की मार पड़ती है किस पर? ब्रिटेन पर, जो सब एक समय पर अमेरिका को कॉलोनाइज करके रखा था, वो अमेरिका आज उसकी मदद के लिए आता है। और उस अमेरिका का वॉर डेट इतना होता है कि उस डेट के बोझ के तले ब्रिटेन दबा रहेगा। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज में। और राइज ऑफ नाजिज्म, जब जर्मनी में राइज ऑफ नाजिज्म होता है, उस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। खैर, ये तो हो गई कहानी, लेकिन अगर इसे सही मायने में फॉर्मली लिखा जाए तो यूएसए इमर्ज्ड एज ग्रेट इकोनॉमिक पावर आउट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। और क्यों? क्योंकि यूएसए ने जो डेट दिया था यूरोप को, उस डेट की रीपेमेंट जब यूरोप करेगा तो फायदा किसे मिलेगा? यूएस को। और दूसरा मुद्दा क्या था कि अमेरिका ने जो डेट दिया था यूरोप को, वो डेट यूरोप कहाँ से रीपेमेंट करेगा, या फ्रांस और ब्रिटेन कहाँ से रीपेमेंट कर पाएंगे? इसके लिए ये क्या करते हैं, आगे अभी हम देखेंगे कि जब ट्रीटीज साइन होती हैं, वॉर के बाद कुछ ट्रीटीज साइन होंगी, उस ट्रीटी में ये जर्मनी पर कंप्लीट ब्लेम फिक्स कर देता है वर्ल्ड वॉर होने का, और उससे वॉर इंडेमनिटी, वॉर रिपेरेशंस मांगता है। और इस वॉर रिपेरेशन से वो सोचते हैं कि हम अमेरिका का डेट चुकाएंगे। लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़ा विवाद छिड़ता है। धीरे धीरे करके इस वॉर रिपेरेशन की क्लॉज की वजह से बहुत बड़ा विवाद छिड़ेगा, और ये आगे जानने की कोशिश करेंगे राइज ऑफ नाजिज्म और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज में। उसके बाद हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जब भी लड़ाई होती है तो एक खास तरह के गुड्स की जरूरत पड़ती है। स्पेशली आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है, ये सेक्टर बूम करता है। तो ठीक इसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 के समय भी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर सेक्टर्स आयरन स्टील सेक्टर में काफी ज्यादा बूम हो गया था। लेकिन जो नॉन डिफेंस रिलेटेड सेक्टर थे, जिनका उस समय रिलेवेंस नहीं था, वो सेक्टर्स काफी डिक्लाइन कर चुके थे। ये भी एक इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर 1 का। और इसके बाद एक और इम्पैक्ट ये था कि शेलिंग होती है। अब देखो, उस समय एक प्रिमिटिव लेवल पे एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इस एयरफोर्स को रिकॉनेसेंस और बॉम्बिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो एयर रेड्स जो होते थे, एयर बॉम्बिंग जो होती थी, इसकी वजह से कई सिटीज़ तबाह हो गए थे। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे। देखो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में ये जो भी लिख रखा है मैंने, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा होगी आगे के लेक्चर्स में। तो यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट इसे जानने की कोशिश करो, लेकिन डिटेल अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए सेपरेट चैप्टर चाहिए। जैसे कि पहला जो जर्मनी का एम्पायर होता है, इसे सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन होता है और इसे सत्ता छोड़नी पड़ती है और वहाँ पे वाइमर रिपब्लिक की स्थापना की जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके बारे में राइज ऑफ नाजिज्म जो हमारा आने वाले लेक्चर्स में रहेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हैप्सबर्ग एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, ये दोनों कोलैप्स कर जाते हैं और कोलैप्स करके इनका क्या होता है ये अभी चर्चा करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। जब ट्रीटीज की बात करेंगे वहाँ पे स्लाइड्स में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब इमरजेंस ऑफ यूएसए एंड जापान, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अभी कि यूएसए का किस तरह इमरजेंस हुआ और किस तरह समय का पहिया चलता है, और यूएसए जो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी आज किस तरह ब्रिटेन को उधार देती है, ब्रिटेन उसके डेट के बोझ तले दबा रहता है। और आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि उस डेट को चुकाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ब्रिटेन को। तो समय की मार यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। अब ये लीग ऑफ नेशंस क्या है, इसके बारे में भी फिर इसी लेक्चर में अंत में हम लोगों ने चर्चा की है, वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा लीग ऑफ नेशंस क्या है। तो यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा, इसे इंतजार कीजिए। और फिर रशियन रिवॉल्यूशन, देखो ये रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि आने वाले लेक्चर्स में, अगला लेक्चर इनफैक्ट रशियन रिवॉल्यूशन ही रहेगा, तो आप इंतजार करो, नेक्स्ट लेक्चर रशियन रिवॉल्यूशन का रहेगा। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में या फिर इसी लेक्चर में अभी आगे बात होगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट समराइज कर दिया, पर घबराओ मत, सभी चीज़ों पे बात होगी आने वाले लेक्चर्स में या इसी स्लाइड लेक्चर में आगे। अब आ जाते हैं पीस सेटलमेंट पर। देखो अब ये शांति का जो संधि होनी थी, शांति का समझौता होना था, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद था उस समय। अब जब यूएसए के आने के बाद लड़ाई का रुख पलटा और जर्मनी ने अल्टीमेटली युद्ध विराम की मांग की, आर्मिस्टिस की मांग की, तो और उस मांग को ग्रांट कर दिया एलाइड पावर्स ने। लेकिन जब ग्रांट कर दिया गया तो यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, ये तीन मेजर एलाइड पावर्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि रशिया तो छोड़कर जा चुका था लड़ाई 1917 में ही, अभी अभी हमने देखा। अब इन तीनों के डिफरिंग व्यूज थे, अलग अलग व्यू हुआ करते थे कि जर्मनी के साथ क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। तो अलग अलग व्यू हुआ करते थे। अब फ्रांस बोलता था मार दिया जाए, इसके साथ और कोई सुलूक नहीं करना है, सीधा मार दिया जाए। अब मार क्यों दिया जाए? अब याद करो फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन, जहां हमने बात की थी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन तो हुआ था, फ्रांस से एल्सास लोरेन नाम की टेरिटरी भी ली गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं रुके थे जर्मन फोर्सेज। फ्रांस के राजा के किले पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर घुस के हॉल ऑफ मिरर्स में जाके जर्मन एम्पायर की स्थापना की घोषणा करते हैं। अब इस ह्यूमिलिएशन को फ्रांस आज तक याद रख चुका था और फ्रांस के प्रतिनिधि बोलते हैं कि हमें जर्मनी के घोड़ों के टापों की आवाज आज भी मेरे कान में गूंज रही है, जिसने आके पैलेस ऑफ वर्साई में हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मनी के साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की थी। इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए फ्रांस बोलता है कि ये छोड़ दिया जाए नहीं, सीधा मार दिया जाए और कोई सुलूक नहीं करना चाहिए जर्मनी का। वो जर्मनी को पूरी तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हर तरह से बर्बाद करना चाहता है और फ्रांस का ये एम था और ये पर्सपेक्टिव लेके वो पीस सेटलमेंट में जाता है। अब इसके ठीक विपरीत था ये ब्रिटेन। अब ब्रिटेन उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे आगे था, सबसे आगे हुआ करता था और इसके जो गुड्स थे, इनके जो सामान थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट था, इन्हें बेचने के लिए इन्हें चाहिए था मार्केट। अब इन्हें जर्मनी में अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है, अगर इसे मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा तो मैं अपना सामान कहाँ बेचूंगा। तो इस वजह से ब्रिटेन चाहता है कि जर्मनी को एक लीनियंट टर्म दिया जाए, लेस सीवियर टर्म दिया जाए, फ्रांस जो मांग कर रहा है उससे कम सीवियर टर्म दिया जाए, जिससे कि वो एक कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश गुड्स बना रहे। अब तीसरा नंबर आता है यूएसए का। यूएसए के उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो हुआ करते थे वुड्रो विल्सन साहब। अब ये एक 14 पॉइंट एजेंडा लेके आते हैं। अब इनका मानना था कि इस 14 पॉइंट एजेंडा के तहत पीस सेटलमेंट होना चाहिए। देखो ये 14 पॉइंट एजेंडा, एक मुझे इमेज मिला था, इसके हिसाब से ये 14 पॉइंट एजेंडा है। इसे आप वीडियो पॉज करके एक रीडिंग लगा सकते हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। 14 में लिस्ट आउट कर दिया है मैंने, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी जिसके इर्द गिर्द चीज़ें रिवॉल्व करती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बात होता है वो होता है सीक्रेट ट्रीटी के खिलाफ बात होती है। ये पीस और वॉर, जिस चीज़ के बारे में भी बात हो वो ओपनली होनी चाहिए। 14 पॉइंट एजेंडा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की जाती है? देखो अभी तक हमने देखा था कितनी सारी सीक्रेट ट्रीटीज हुई थी,
इटली ने सीक्रेट ट्रीटी कर ली लैंड लेने के लिए। इस तरह की और भी सीक्रेट ट्रीटीज हमने पहले देखा है। तो इस सीक्रेट ट्रीटी के खिलाफ थे वुड्रो विल्सन साहब। दूसरी बात ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ सीज इन पीस एंड वॉर। अब अभी अभी हमने देखा था कि जर्मनी जो है वो ब्रिटेन के ब्लॉकेड के खिलाफ क्या करता है कि इनडिस्क्रिमिनेट अटैक शुरू कर देता है किसी भी शिप के, इरेस्पेक्टिव कि वो मर्चेंट शिप है, वो आर्मी नेवी का शिप है, किसी भी कंट्री का शिप है, अगर वो नॉन जर्मन है उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस घटना के बैकग्राउंड में रखते हुए ये पॉइंट अराइव किया गया था। उसके बाद हथियार कम करने की बात की जाती है, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि ये बात सिर्फ जर्मनी पर ट्रीटी के थ्रू फोर्सफुली लागू करवाने की कोशिश की जाती है और बाकी कोई भी पावर आर्मामेंट्स कम करने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद बात की थी इस 14 पॉइंट एजेंडा में कि कॉलोनियल क्लेम्स जो हैं वो उस समय के जो गवर्नड पॉपुलेशन है उनके मतों को ध्यान में रखकर ये कॉलोनियल क्लेम एडजस्ट किया जाए। जो गवर्नड पॉपुलेशन है, कॉलोनी का पॉपुलेशन है, उनसे भी पूछा जाए कि आपका क्या मत है। इसके बाद बेल्जियम पर आप याद करो कि जर्मनी ने अटैक किया था, तो बेल्जियम की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की बात कहीं ना कहीं की जाती है और ये कहते हैं कि बेल्जियम को उसकी जमीन वापस कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जो एल्सास लोरेन का इलाका है जिस पर फ्रांस का क्लेम था उसे वापस फ्रांस को देने की बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये करता है वो करता है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। अब ये लीग ऑफ नेशंस अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का प्रिमिटिव फॉर्म था। तो लीग ऑफ नेशन हालांकि बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ अचीवमेंट्स भी हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो लीग ऑफ नेशंस पे मैंने एक सेपरेट 1-2 स्लाइड्स बनाए हुए हैं, उस पर अभी बात करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था 14 पॉइंट्स फॉर्मूला जो वुड्रो विल्सन लेके आए थे। तो अब तीनों का जो डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंच क्या चाहते थे, मार दिया जाए, ब्रिटेन चाहता था छोड़ दिया जाए, और यूएसए अपने 14 पॉइंट फॉर्मूला के तहत जर्मनी के साथ ट्रीटी चाहता था। अब इन सब डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एक ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ वर्साई में, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में, और ये जर्मनी के साथ साइन होती है। यहाँ पे देखो हर कंट्री के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन किया जाएगा, और जर्मनी के साथ जो ट्रीटी साइन होती है उसमें सबसे पहले एल्सास लोरेन, ये जो मैप है, ये मैप एग्जैक्ट मैप मैंने जर्मन यूनिफिकेशन के समय भी आपको दिखाया था। जब जर्मन यूनिफिकेशन की बात हो रही थी तो मैं आपको दिखाया था, और वहाँ पे ये जो डार्क शेडेड रीजन है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन का इलाका था। और इस एल्सास लोरेन को लेकर फ्रैंको प्रशियन वॉर होता है जहाँ पे फ्रांस की हार होती है और एल्सास लोरेन को एनेक्स कर लेता है प्रशिया अपने साथ, और अल्टीमेटली एक जर्मनी की स्थापना करता है। तो ये एल्सास लोरेन का इलाका वापस से फ्रांस को दे देता है ट्रीटी ऑफ वर्साई। और सिर्फ इतने पे ही जर्मन टेरिटरी छीनना रुकता नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश की, चारों तरफ से जर्मनी की टेरिटरी ली जाएगी। सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि ये जो एल्सास लोरेन जर्मनी ने जीता था फ्रांस से फ्रैंको प्रशियन वॉर के थ्रू 1870 में, उसे वापस फ्रांस को दे दिया जाता है। उसके बाद कुछ टेरिटरी बेल्जियम को भी दे दी जाती है, जर्मनी की कुछ टेरिटरी बेल्जियम को दे दी जाती है। फिर आप याद करो जर्मन यूनिफिकेशन, उसमें एक स्लैशविग वॉर हुआ था। उस स्लैशविग वॉर के तहत स्लैशविग होल्स्टीन नाम का इलाका जर्मनी जीतता है, किससे, डेनमार्क से। लेकिन ये जो स्लैशविग में भी ये नदन स्लैशविग जो है, ये नदन स्लैशविग इस लाइन के नॉर्थ में ये नदन स्लैशविग है, इसमें जर्मन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में नहीं थी, इसलिए ये इलाका दे दिया जाता है वापस डेनमार्क को आफ्टर अ प्लेबिसाइट। तो यहाँ पे सिर्फ नदन स्लैशविग दिया जाता है। लेकिन आप देखो कि धीरे धीरे किस तरह छोटी छोटी टेरिटरी चारों तरफ से दे दी जा रही है दूसरे कंट्री को। यहाँ जर्मनी को सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चरली कमजोर बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये सार रीजन करके एक जगह हुआ करता था, ये सार रीजन दे दिया जाता है लीग ऑफ नेशंस को। फिर अब लीग ऑफ नेशंस क्या है अभी बात करेंगे, बट इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ वुड्रो विल्सन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये आप याद रखो। अभी आगे बात करते हैं लीग ऑफ नेशन क्या था। लीग ऑफ नेशन को दे दिया जाता है एडमिनिस्टर करने के लिए ये सार रीजन। अब ये सार रीजन जो है, मैप पे आ जाता हूं मैं, मैप पे दिखाऊं। ये जो ब्लैक में छोटा सा रीजन मार्क्ड है ये सार रीजन था। अब इस सार रीजन में क्या है, कोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। अब कोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं और इसे दे दिया गया लीग ऑफ नेशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए फॉर 15 ईयर्स के लिए लीग ऑफ नेशंस इसे एडमिनिस्टर करेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेबिसाइट होगा और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इसे किसके साथ अटैच करना है। फिर बात आती है सुडेटनलैंड की। अब यहाँ देखो सिस्टमेटिकली किस तरह से इसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे नदन स्लैशविग
ये दे दिया जाता है ये वाला इलाका, ये नदर्न स्लेस्विक वापस जर्मनी को दे दिया गया। यहाँ पे अब एल्सास लोरेन छीन चुके हैं ऑलरेडी इससे। फिर सार रीजन दे दिया है, कुछ टेरिटरी इसने बेल्जियम को सीड कर दी गई हैं। अब ईस्टर्न फ्रंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो इलाका है ये सुडेटनलैंड का इलाका था। अब सुडेटनलैंड में काफी जर्मन्स रहा करते थे और यहाँ भी प्राइमरी रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में था और स्पेशली कोल बहुत बड़ी मात्रा में था। और ये जर्मनी का जो बॉर्डर है यहाँ पे नेचुरल फ्रंटियर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट माउंटेन्स मौजूद थे। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता था। अब ये इलाका चेकोस्लोवाकिया, जो एक नई कंट्री जिसके बाउंड्री अल्टीमेटली 1918-1919 में फॉर्म हुए थे, उस चेकोस्लोवाकिया को दे दिया जाता है ये सुडेटनलैंड। अब ये सुडेटनलैंड को हिटलर फिर से एनेक्स करेगा वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआत से पहले। वहाँ पे हम लोग सुडेटनलैंड की बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। तो ये सुडेटनलैंड को आप याद करो कि बस याद रखना इसे कि यहाँ पे कोल रिसोर्सेज हुआ करते थे और नेचुरली फोर्टिफाइड बाउंड्री थी जर्मनी की फॉरेन कंट्री से। लेकिन इस इलाके को भी दे दिया जाता है चेकोस्लोवाकिया को। अब जब चारों तरफ से इसके इलाके ले लिए गए हैं, यहाँ से नदर्न स्लेस्विक ले लिया गया, सार रीजन ले लिया गया, अल्सास लोरेन ले लिया गया, सुडेटनलैंड ले लिया गया, अब बारी आ जाती है जर्मनी के अफ्रीकन कॉलोनीज की। देखो जर्मनी भी एक कॉलोनियल पावर हुआ करता था उस समय। अब ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं ये क्या करते हैं कि ये गाय के लिबास में भेड़िया बनने का काम करते हैं। यहाँ पे एक मैंडेट सिस्टम लाया जाता है। अब ये मैंडेट सिस्टम क्या है, साफ और सीधे शब्दों में अगर इसे समझने की कोशिश की जाए तो मैंडेट सिस्टम बिना एनेक्स किए उस टेरिटरी पर राज करने का एक तरीका था। इसके तहत क्या होता है कि जर्मनी की जो अफ्रीकन कॉलोनीज हैं वो ले ली जाती हैं और वो एडमिनिस्टर करने के लिए दे दी जाती है। एडमिनिस्टर करने के लिए दे दी जाती है ब्रिटेन और फ्रांस को ऑन बिहाफ ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन के बिहाफ में ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी की अफ्रीकन कॉलोनीज को एडमिनिस्टर करेगा। तो इससे हम लोग गाय की खाल में भेड़िए से बेटर तरीके से नहीं समझ सकते। मतलब ये एक तरह का एनेक्सेशन है, बिना एनेक्स किए हुए आपने टेरिटरी एनेक्स कर ली। यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ, कोई एनेक्सेशन नहीं हुआ और मैंडेट सिस्टम के नाम पर आपने जर्मनी की अफ्रीकन कॉलोनीज ले ली। तो यहाँ पे जर्मनी की अफ्रीकन कॉलोनीज का बंडरबाट होता है और जर्मनी की टेरिटरीज का भी बंडरबाट होता है। चारों तरफ से बांटा जाती है टेरिटरी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर तरफ से टेरिटरी बांटी जाती है, इसकी कॉलोनीज भी बांटी जाती है। तो जर्मनी को कितना हार्श ट्रीट किया गया है इस मामले में ये आपको नजर आ रहा होगा। अब आगे आ जाते हैं आर्मामेंट्स पे। देखो जर्मनी ने जो बुरा हाल किया था पूरे यूरोप का, भी अकेले जर्मनी ने जब तक अगर यूएसए नहीं आता तो नाको चने चबवा रखे थे पूरे यूरोप को। तो इस वजह से जर्मनी की जो मिलिट्री माइट है उसे भी कहीं ना कहीं एक काबू में लाने की कोशिश की जाती है और उसके तहत इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जिसके तहत आता है नो कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन बोले तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। तो ये राइट छीन लिया जाता है जर्मनी से, कंस्क्रिप्शन आप नहीं कर सकते। टैंक्स, आर्मर्ड कार्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, ये सब नहीं आप ला सकते, ये आप नहीं बना सकते, ना रख सकते। और सिर्फ 6 बैटलशिप आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास ट्रूप कितने रह सकते हैं, ट्रूप्स आपके पास रह सकते हैं सिर्फ 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख ऑफ ट्रूप्स आपको अलाउड रहेगा। देखो जर्मनी की जमीन छीन ली जाती है चारों तरफ से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उसके बाद इसको मिलिटरली वीक करने की कोशिश की जाती है। अब इसके बाद जो राइन नदी का इलाका है, राइनलैंड, इस राइनलैंड के इलाके को पूरी तरह से डीमिलिटराइज करने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश की जाती है कि जर्मनी इस हालत में ना रह सके कि वो दोबारा फ्रांस पर अटैक करे। जर्मनी इस हालत में नहीं रहना चाहिए दोबारा फ्रांस पर अटैक करे। तो जर्मनी की टेरिटरी ली गई, उसका मिलिट्री माइट कम करने की कोशिश की जाती है। फिर राइनलैंड को डीमिलिटराइज करके अल्टीमेटली एक लेयर ऑफ बफर एरिया बनाने की कोशिश की जाती है। और चौथा और सबसे टेरिबल बात थी वॉर गिल्ट क्लॉज। इस वर्ल्ड वॉर 1 का पूरा ओनस डाल दिया जाता है जर्मनी पर। अब कोई भी हिस्टोरियन आपको ये नहीं कह सकता कि जर्मनी का योगदान नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू करने में। जर्मनी का योगदान था और शायद काफ़ी बड़ा योगदान था। लेकिन क्या सिर्फ जर्मनी का ब्लेम था ये? अगर आप इसके बारे में सोच कर देखेंगे तो आपको ये बात गलत साबित होती हुई दिखेगी कि सिर्फ जर्मनी का इसमें ब्लेम नहीं था। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया, उस समय रशिया ने ट्रूप मोबिलाइज किया। तो क्या सर्बिया के तरफ से लड़ने के लिए सबसे पहले रशिया नहीं उतरा था? और जब रशिया उतरा उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी थी जर्मनी की, तो जर्मनी ने भी रशिया को ट्रूप मोबिलाइजेशन रोकने के लिए कहा और अल्टीमेटली जब नहीं रोकता है तो जर्मनी रशिया और फ्रांस दोनों पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब दोनों पे क्यों डिक्लेयर कर देता है? क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी संधि हो चुकी थी इन तीनों की ट्रिपल ऑन्टॉ के फॉर्म में।
तो यहाँ पे देखो आप, अलायंस सिस्टम जो था इसकी वजह से रशिया और फ्रांस दोनों पे वॉर डिक्लेयर हुआ। उसके बाद भी सर्बिया पे जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर किया तो रशिया ने पहले ट्रूप मोबिलाइज किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जर्मनी की गलती नहीं थी, जर्मनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, लेकिन सिर्फ जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल एक गलत आर्ग्यूमेंट है। और इस वॉर गिल्ट क्लॉज का रोष जो है ये जर्मन्स के मन में काफ़ी समय तक घर कर बैठता है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये आगे फूट के निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बात होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बीच पेरिस की जो पीस ट्रीटी हुई थी पैलेस ऑफ वर्साई में, वहीं पर बो दिए गए थे। द सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वे सोन इन द पेरिस पीस ट्रीटी एट पैलेस ऑफ वर्साई। तो ये बात इन्हीं सब कारणों से वजह से की जाती है, जर्मनी को इतना हार्शली ट्रीट किया जाता है। और अल्टीमेटली जो ये वॉर गिल्ट क्लॉज है कि वॉर का सारा ओनस एकमात्र जिम्मेदार जर्मनी है, ये गलत क्लॉज था। इसकी वजह से भी जर्मन्स में आगे चल के हम देखेंगे राइज ऑफ नाजिज्म में और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज में कि रोष रहता है। और साथ ही साथ सोने पे सुहागा कर देता है ये रिपेरेशंस फॉर डैमेज, कि जर्मनी ने जो डैमेज किया है उसकी भरपाई उसे मॉनेटरी फॉर्म में करनी पड़ेगी एलाइड पावर्स को वॉर रिपेरेशंस देकर। और इन वॉर रिपेरेशन से ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि वो अमेरिका से जो लिया हुआ वॉर टाइम डेट है वो उसे वापस चुकाएं। लेकिन यहाँ पे ये 6,600 मिलियन पाउंड्स की बात की जाती है वॉर रिपेरेशंस में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेस के समय जानने की कोशिश करेंगे, राइज ऑफ नाजिज्म में भी जानेंगे कि इसे लगभग आधा कर दिया जाता है, उससे भी कम कर दिया जाता है। तो इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं वॉज ट्रीटी ऑफ वर्साई रीजनेबल। देखो इसके बारे में जो भी यहाँ मैंने लिख रखा है ये सब मैंने ब्रीफ में अभी तक ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ आपको। सबसे पहले बात क्यों ना कर लें कि इट वाज अनफेयर टू पुट द एंटायर ब्लेम फॉर वॉर ऑन जर्मनी। अभी हमने डिस्कस किया था कि पूरा ब्लेम जर्मनी पर आप नहीं डाल सकते, ये भी नहीं कह सकते कि जर्मनी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो दूध का धूला है, इसका कोई योगदान नहीं वर्ल्ड वॉर 1 में, ये भी गलत होगा। पर सिर्फ जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि सर्बिया पर पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर किया, तो सर्बिया के साथ सबसे पहले कौन कूदा? रशिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी को वादा किया था जर्मनी ने पैक्ट के तहत कि उस पर अगर कोई अटैक होता है तो वो उसकी मदद करेगा। तो उसके बाद भी उसने मोबिलाइजेशन रोकने को कहा रशिया को, और अल्टीमेटली जब रशिया मोबिलाइज नहीं रोकता है तो फिर जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर देता है रशिया पे, और साथ ही साथ फ्रांस पे। फ्रांस पे क्यों करना पड़ा? अलायंस सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे कहीं हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, सभी लोगों पे ब्लेम बराबर का पड़ना चाहिए। अब ये ब्लेम कितना परसेंट किस पे पड़ना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में पड़ना चाहिए, इतिहासकारों के बीच एक डिबेट का मुद्दा है, और कई इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा है, पर वो विद्वान है और बात भी उनकी राय भी सही है। लेकिन आपको विद्वान नहीं बनना, आपको एग्जाम क्लियर करना है और बुद्धिमान बनना है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखो कि वॉर का पूरा ब्लेम जर्मनी पर नहीं दिया जा सकता, और इसके आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी बात, जो ये वॉर रिपेरेशन था ये बहुत हाई था, 6,600 मिलियन पाउंड्स का वॉर रिपेरेशंस। ये वॉर रिपेरेशन बहुत हाई था, और इसे आगे चल के देखेंगे कि एलाइड फोर्सेज ने भी माना है कि ये हाई है और इसे कम करने की कोशिश की जाती है। अब तीसरी बात जो देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि जर्मनी की टेरिटरीज कैसे चारों तरफ से उसे वीक करने की कोशिश की जाती है। एल्सास लॉरेन को छीन लिया जाता है उससे, सार रीजन को लीग ऑफ नेशन को दे दिया जाता है एडमिनिस्टर करने, सुरेटन लैंड चेकोस्लोवाकिया को दे दिया जाता है, नॉर्थ स्लैशविक डेनमार्क को दे दिया जाता है, और उसके बाद उसकी अफ्रीकन कॉलोनी जो है वो अंडर द गार्ब ऑफ मैंडेट सिस्टम का जामा ओढ़ कर ब्रिटेन और फ्रांस लीग ऑफ नेशंस की तरफ से एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये मैंडेट सिस्टम क्या था? नथिंग बट एनेक्सेशन इन द गार्ब ऑफ मैंडेट्स। चौथी बात थी डिसआर्मामेंट की। हमने देखा है कि 1 लाख से ज्यादा ट्रूप नहीं रख सकता, आर्मर्ड कार, सबमरीन्स वगैरह ये सब चीजें नहीं रख सकता। उसके बाद कॉन्स्क्रिप्शन नहीं, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं कर सकता। और ये डिसआर्मामेंट की बात क्या थी कि ये सिर्फ जर्मनी पर लागू थी, बाकी और कोई भी पावर इसे अपनाने को तैयार नहीं था। साथ ही साथ वुड्रो विल्सन का जो 14 पॉइंट फॉर्मूला है इसे भी कई लेवल पे फॉलो नहीं किया जाता है। और अल्टीमेटली एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक डिक्टेटेड पीस था। क्यों डिक्टेटेड पीस था? क्योंकि पैलेस ऑफ वर्साई में जो ट्रीटी हुई उस ट्रीटी में जर्मनी को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया, उसे सिंपली ट्रीटी का एक पेपर दिया गया, बोला साइन कर दो। तो ये एक डिक्टेटेड पीस था, यहाँ पे जर्मनी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं की गई। और ये इस तरह का डिक्टेटेड पीस कॉमन सेंस भी आपको ये कहता होगा कि बहुत दिन तक नहीं चलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब जर्मन्स का आक्रोश फूट पड़ेगा और इसके खिलाफ जर्मनी हो जाएगी।
और ठीक ऐसा होता भी है, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे राइज ऑफ नाजिज्म और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज में। लेकिन ये पीस ट्रीटी जो थी ये रीजनेबल नहीं थी। जर्मन मेजोरिटी एरियाज लाइक सुदेटनलैंड वाज गिवन टू फॉरेन नेशंस, इन सब के बारे में अभी अभी हमने बात कर ली है। और इट वाज मोर ऑफ ए वेंजियंस दैन ट्रीटी। तो ये जो फ्रांस का पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो फ्रांस क्या चाहता था, मार दिया जाए, तो मार डाला जर्मनी को। लगभग फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काम हुआ और जर्मनी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव किया गया था। तो ये थी हमारी जर्मनी के साथ जो ट्रीटी थी उसके बारे में बात। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया के साथ एक अलग से ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन कहते हैं इसे, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। देखो ये सब ट्रीटी आप भले ही ब्रीफ में याद रखो, लेकिन जर्मनी के साथ क्या हुआ उसे याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन हाल फिलहाल में कम आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी भूल होती है किसी भी एस्पिरेंट की। वो सिर्फ जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर किया जाए तो ये गलत है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पर्सपेक्टिव बड़ा करने में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो आईआर की बात करेंगे, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का ज्ञान है तो आईआर के आंसर्स आपको काफ़ी इनरिच हो चुके रहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के ज्ञान से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर करने की गलती आप मत करना। लेकिन फिर अब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन जो है इसे पॉइंट बाय पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, और मैंने भी आपके लिए यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखा, इसमें ब्रीफ में क्या हुआ है वो बताया। बट ट्रीटी ऑफ वर्साई को बिल्कुल नहीं भूलना। ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो हुआ उसकी गूंज आगे वर्ल्ड वॉर 2 में भी सुनाई देगी, इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्साई काफ़ी महत्व रखता है अपने में। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन हुआ था, उसके बारे में ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। देखो अगर ऑस्ट्रिया के साथ संधि की बात की जाए तो इस संधि से पहले ही वॉर में जब आर्मस्टिस की बात हुई थी उसके बाद ही ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था वो डिसइंटीग्रेट कर चुका था। यह हैब्सबर्ग एम्पायर उससे पहले ही डिसइंटीग्रेट हो चुका था। यहाँ पे ट्रीटी के लिए काम, पीस ट्रीटी के लिए काम इतना ही था कि इस डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना। अब हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो चार पार्ट में टूटा था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया एंड चेकोस्लोवाकिया। तो इन्हें रिकॉग्नाइज करना जो काम था वो था इस पीस ट्रीटी का काम। ये डिसइंटीग्रेशन इस पीस ट्रीटी से पहले ही हो चुका था। अब यूगोस्लाविया जो है ये कंप्राइज करता था सर्बिया, डाल्मेशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना से और मॉन्टेनिग्रो से। तो इन सब का लोकेशन अगर आपको याद होगा तो जब हम ऑस्ट्रिया और रशिया के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की बात कर रहे थे बाल्कन पेनिनसुला में, आप याद करो उस समय इन सारे कंट्रीज का लोकेशन हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, तो यहाँ फिर से उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन हैब्सबर्ग एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर दिया, और ये हमने अभी पॉलिटिकल इम्पैक्ट में भी देखा था कि हैब्सबर्ग एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर जाता है। और यहाँ पे आप देखो कि हैब्सबर्ग एम्पायर 4 पार्ट में डिसइंटीग्रेट करता है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया एंड चेकोस्लोवाकिया। और यूगोस्लाविया कंप्राइज करता है सर्बिया, डाल्मेशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मॉन्टेनिग्रो से। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के जो कुछ सदर्न लैंड थे, आप याद करो इटली ने दल क्यों बदला था, सेंट्रल पावर्स को छोड़ के वो एलाइड पावर की तरफ क्यों गया था, कुछ लैंड का वादा किया गया था उससे, कुछ लैंड्स प्रॉमिस की गई थी उसे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के सदर्न बॉर्डर से इटली का नदर्न बॉर्डर लगता है, अगर आपको मैप का ज्ञान होगा। अभी तक कई बार हमने मैप देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैप को आप अपने घर में भी आप एटलस देखते होगे। ये एटलस देखना, मैप देखना, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे मैप पे लोकेट करने की कोशिश करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। और अगर आप मैप के थ्रू नहीं पढ़ रहे हो तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी चीज़ें समझने में। तो फिर से अगर आपके पास मैप है तो आप मैप को रेफर कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है। तो सदर्न ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ इटली से लगता था। तो उस बॉर्डर के कुछ इलाके इटली को दिए जाते हैं इस ट्रीटी के तहत, लेकिन इटली इससे खुश नहीं होता है। उसे जो लैंड्स प्रॉमिस किए गए थे वो सारे लैंड्स नहीं दिए गए, और अल्टीमेटली इटालियंस के मन में भी रोष रहता है। और धीरे धीरे इटली में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद राइज ऑफ फासिज्म होता है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। और उसमें कहीं ना कहीं इसका भी यूज करके फासिस्ट पावर आगे बढ़ती है, इस रोष को भी फासिस्ट पावर आगे यूज करते हैं। सिर्फ यही नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये होता, इसका भी इस्तेमाल होता है। अब आगे बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन की, जो कि हंगरी के साथ किया गया था। देखो ये सब छोटे छोटे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इसमें, इन ट्रीटीज पे बहुत ज़्यादा आपको माथापेची नहीं करनी, बट ट्रीटी ऑफ वर्साई को आप इग्नोर मत करना, उसे अच्छे से याद रखना। हर एक उसका जो मुद्दा था, सारे मुद्दे आपको पता होने चाहिए। अब हंगरी के साथ जो ट्रीटी थी उसमें हंगेरियन मेजोरिटी वाले जो एरियाज थे वो दे दिए गए चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया को। काफ़ी बड़े हंगेरियन मेजोरिटी वाले एरिया
हैब्सबर्ग एम्पायर बना, उसमें से निकला था हंगरी, और उस हंगरी के हंगेरियन मेजोरिटी वाले काफ़ी सारे इलाके पकड़ा दिए गए चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया को। आप देखो, ये हंगेरियन मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन थे जब इस कंट्रीज में पहुंच गए तो वहां पे ये एक माइनॉरिटी का जीवन व्यतीत करने लगे। तो हंगेरियन मेजोरिटी पॉपुलेशन फॉरेन लैंड में जाके एक माइनॉरिटी के रूप में जीना शुरू करती है, और वो देन थी इस ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन की। अब आता है ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब ये सेवरस जो है टर्की के साथ डील करता है। देखो, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता है टर्की, ऑटोमन एम्पायर भी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और टर्की का लैंड जो है वो ग्रीस और इटली को दिया जाता है। और मिडिल ईस्टर्न ऑटोमन लैंड्स वर गिवन टू ब्रिटेन एंड फ्रांस एज मैंडेट्स। देखो, ये फिर से मैंडेट सिस्टम की बात होती है। मैंडेट क्या था? मैंडेट वाज नथिंग बट एनेक्सेशन इन द गार्ब ऑफ मैंडेट्स। मतलब हम लीग ऑफ नेशंस की तरफ से मिडिल ईस्टर्न ऑटोमन लैंड्स को एडमिनिस्टर करने का राइट ब्रिटेन और फ्रांस को दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? साफ साफ इसका मतलब है ब्रिटेन और फ्रांस ये एनेक्स कर रहा है, बट एनेक्सेशन की बात नहीं होती है। एक्सप्लिसिटली कोई नहीं बोलता है एनेक्स हो रहा है, बात की जाती है मैंडेट सिस्टम की। तो मैंडेट फिर वही गाय की खाल में भेड़िए वाली बात होती है। अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लें इन सारी पीस ट्रीटीज को कंबाइंड वे में कि क्या ये पीस ट्रीटीज जो थी ये कहाँ तक कारगर साबित हो सकती थी। देखो, पीस ट्रीटी तब कारगर साबित होगी जब विक्टोरियस साइड और लूजिंग साइड दोनों इसमें बराबर का हिस्सेदार रहें, इसमें दिलचस्पी दिखाएं और इसे बरकरार रखने के लिए स्टेप्स लें। लेकिन आप ये देखो कि यूएसए जिसके आने से युद्ध का रुख पलटा, वर्ल्ड वॉर 1 का रुख पलटा और एलाइड पावर्स को जीत मिली, वो उस यूएसए ने कभी इस पीस सेटलमेंट को रेटिफाई नहीं किया। और साथ ही साथ जो लीग ऑफ नेशंस, जो वुड्रो विल्सन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका ब्रेन चाइल्ड था लीग ऑफ नेशन, उनके 14 पॉइंट फॉर्मूला में था, उन्होंने प्रपोज किया था। और उस लीग ऑफ नेशन को यूएसए कभी ज्वाइन नहीं करता। अब यूएसए कभी अपने ब्रेन चाइल्ड जो लीग ऑफ नेशन था उसे नहीं ज्वाइन करता, पीस सेटलमेंट को नहीं रेटिफाई करता, तो ये पीस सेटलमेंट कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकता था? उस समय यूएसए सबसे स्ट्रांग पावर हुआ करता था एलाइड फोर्सेज में, और यूएसए ने पीस सेटलमेंट नहीं रेटिफाई किया, लीग ऑफ नेशंस को नहीं ज्वाइन किया। इसके साथ साथ जो इटली है, जो अल्टीमेटली एलाइड पावर्स की तरफ साइड स्विच करके आया था, सेंट्रल पावर्स को छोड़कर आया था, ट्रिपल अलायंस को छोड़कर आया था। किस लिए आया था? क्योंकि उसे कुछ लैंड्स प्रॉमिस किए गए थे और ये लैंड्स इसे सारे नहीं दिए जाते। इसलिए इटली के मन में भी कहीं ना कहीं रोष पैदा हो जाता है, और ये आगे चल के देखेंगे कि फासिस्ट फोर्सेस इस रोष का भी इस्तेमाल अपने राइज के लिए करेंगे। साथ ही साथ एक सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह देखने को मिलती है, इस लड़ाई में जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया, बेल्जियम पे हमला किया, और इस फ्रांस और बेल्जियम के इलाकों को तबाह कर दिया। फ्रांस और बेल्जियम के एक्चुअली फ्रांस में जर्मनी ने अटैक किया था, इन्वेड किया था, बेल्जियन लैंड पे भी जर्मनी इंक्रोच कर चुका था, और इन दोनों के लार्ज पार्ट ऑफ एरिया जो है वो काफ़ी तबाह हो चुके थे। लेकिन आप सोचो कि क्या मैंने आपको कभी बताया इस लड़ाई के टाइमलाइन में कि जर्मनी में जाके एलाइड फोर्सेज ने इन्वेड किया? जर्मनी में जाके एलाइड फोर्सेज ने इन्वेड किया। जिस लेवल पे फ्रांस और बेल्जियम का इन्वेजन और डिस्ट्रक्शन हुआ, उस लेवल पे जर्मनी का इन्वेजन और डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अल्टीमेटली जर्मनी वाज नेवर इन्वेडेड, जर्मनी जो है अनटच्ड रहा। तो जब पीस सेटलमेंट हुआ, उसने जर्मनी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो हमने देखा अभी किस तरह से जर्मनी के लैंड्स लिए गए, उसके कॉलोनीज मैंडेट सिस्टम के थ्रू ले लिया गया, उसे वॉर का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉर की जर्मनी पर थोपी गई, वॉर गिल्ट क्लॉज, वॉर रिपेरेशन 6,600 मिलियन पाउंड्स का वॉर रिपेरेशन दिया गया। उसको मिलिटरली किस तरह वीक करने की कोशिश की जाती है, 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप नहीं रख सकता, आर्मर्ड कार्ड सबमरीन वगैरह नहीं बना सकते, कॉन्स्क्रिप्शन नहीं कर सकते। ये सारे रीजन्स की वजह से जर्मन्स के मन में इन्होंने रोष तो पैदा कर दिया था। लेकिन क्या जर्मनी एक्चुअली कभी इन्वेड किया गया था? नहीं। तो जर्मनी का जो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, एक्चुअल इकोनॉमिक लॉस वहाँ के कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो नहीं हुआ। जिस लेवल पे फ्रांस और बेल्जियम में इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, इकोनॉमी का लॉस हुआ, उस लेवल पे जर्मनी में लॉस नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि जर्मनी के मन में आक्रोश तो इन्होंने पीस ट्रीटी से पैदा कर दिया था, लेकिन कोमेंसुरेट फॉर्म में जर्मनी पर इन्वेड नहीं किया गया था, वहाँ के कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह नहीं किया गया था। इसीलिए जर्मनी was left with a lot of bitterness and grievance, but not too weak to retaliate and seek revenge। मतलब इसके मन में रोष की भावना तो पैदा कर दी थी पीस ट्रीटी ने, लेकिन इसने इसे इतना कमजोर नहीं किया था कि इसका बदला आगे चल के नहीं लेगा। और वो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेस के अंदर जब हम जाएंगे तो देखेंगे इन सब रोषों का फायदा उठा के हिटलर किस तरह आगे बढ़ता है, किस तरह ऊंचाइयों को छूता है,
और पूरे जर्मनी पर काबू पाने के बाद वो फिर पूरे दुनिया पर काबू पाने की कोशिश करेगा और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। तो ये सारे रोष की जो भावनाएं हैं ये आगे निखर के आएंगी सामने हमारे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वहां जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा वर्ल्ड वॉर 1। अब एक लीग ऑफ नेशंस नाम का टॉपिक है जिसे मैंने अभी आपको कहा था कि आगे बात करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। देखो, लीग ऑफ नेशंस की बात किसने की थी? वुड्रो विल्सन, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे। जब लड़ाई में आर्मिस्टिस साइन हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 में आर्मिस्टिस साइन हो गया और डिबेट चल रहा था कि पीस सेटलमेंट में क्या किया जाए, मार दिया जाए जर्मनी को या छोड़ दिया जाए। तो फ्रांस कहता था मार दिया जाए, ब्रिटेन कहता था छोड़ दिया जाए। उस समय यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन अपना एक 14 पॉइंट एजेंडा लेके आते हैं और उस 14 पॉइंट एजेंडा में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना एक पॉइंट रहता है। अब लीग ऑफ नेशंस क्या था? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो ये फैक्ट है, ये मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ लेना। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान में रखना है कि इसे 2 एम को दिमाग में रख के इस लीग की स्थापना की जाती है। पहला एम था कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट पे, इस लीग में जो मेंबर है उस मेंबर के एक स्टेट को अगर कोई दूसरा स्टेट अटैक करता है तो कलेक्टिवली उस अग्रेसर को इकोनॉमिक या मिलिट्री रिप्लाई देने के लिए लीग ऑफ नेशंस तत्पर रहेगा और सामने आएगा और एग्रेसर को रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जिसे मद्देनजर रख के लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था वो ये था कि अगर कोई इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम होती है तो सारे मेंबर स्टेट साथ मिलके एक कलेक्टिव सॉल्यूशन इसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाने की कोशिश की गई थी। अब इसमें बिगनिंग में टोटल 42 मेंबर स्टेट्स थे, लेकिन 1926 होते होते इसमें 55 स्टेट हो गए जब जर्मनी को भी लीग में एडमिट कर लिया गया था। जर्मनी को भी लीग में एडमिट कर लिया गया था। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन्होंने इस लीग को प्रपोज किया था, वुड्रो विल्सन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस को प्रपोज किया था अपने 14 पॉइंट फार्मूला में, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद लीग ऑफ नेशंस को कभी ज्वाइन नहीं किया। और लीग ऑफ नेशंस जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, इस मुद्दे पर यह बुरी तरह से फेल होगा, बिल्कुल भी खरा साबित नहीं होता है लीग ऑफ नेशंस। और सारे मेंबर मिलके एक पॉलिसी अपनाते हैं जिसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आगे चल के, अपीजमेंट की पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टिकरण की नीति के नाम से इसे जाना गया। इसके बारे में आगे बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज और राइज ऑफ नाजिज्म में। तो पहले मुद्दे पर तो ये कहीं खरा साबित नहीं होता है, लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिव लेगेसीज भी हुआ करती थी और उनमें से 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसमें से ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये आज भी फंक्शन कर रहा है। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके कमीशन और कमिटीज के फॉर्म में फंक्शन करते थे। उस समय लीग ऑफ नेशन के अंदर हुआ करते थे और लीग ऑफ नेशन के कमिटी और कमीशंस के तरह ये फंक्शन करते थे। अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय देखो दुनिया में क्या गवर्नमेंट को मजबूर किया, उस समय उन्हें परसुएड किया कि आप मैक्सिमम डे फिक्स करो, एक हफ्ते में कितना मैक्सिमम वर्किंग डे होना चाहिए। मिनिमम वेज की बात करता है, सिक लीव और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात करता है, बेरोजगारी भत्ते की बात करता है, उस समय ओल्ड एज पेंशन की बात करता है। इसके साथ रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। अब जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में कई सारे प्रिजनर ऑफ वॉर्स भी हुए थे। तो इस प्रिजनर ऑफ वॉर्स को अपने वापस होम कंट्री में पहुंचाने में ये रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मददगार साबित हुआ। साथ ही साथ ये जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लड़ाई में लोग वर्ल्ड वॉर 1 में सिर्फ इसमें कई खतरनाक वेपन यूज हुए थे। मशीन गन यूज हुआ था, साथ ही सबमरीन्स यूज हुए थे, टॉर्पीडो अटैक्स करता था जर्मनी, उसके साथ एयर पावर यूज किया गया था, साथ ही साथ पॉइजन गैस यूज किया गया था और शेलिंग वगैरह भी साथ में होती ही रहती थी। लेकिन सिर्फ यही मौत का कारण नहीं थे। उस समय अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, क्यों अनहाइजीनिक कंडीशन? क्योंकि जब सोल्जर्स ट्रेंचेस में रह रहे हैं, वहाँ पे क्या खा रहे होंगे, क्या पानी पी रहे होंगे, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी महामारियाँ फैलती हैं। और इस महामारियों ने भी इक्वल कैपेसिटी में योगदान दिया था लोगों को मारने में। तो एपिडेमिक्स जो फैले थे, इन एपिडेमिक्स को रोकने में, उसे लड़ने में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। तो लीग ऑफ नेशंस में गलती तो थी। देखो, पहला मुद्दा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, उस मुद्दे पे वो बुरी तरह से फेल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया था। तो ये भी आपको जानकारी रखने की जरूरत है, क्योंकि जब क्रिटिकल एनालिसिस आएगा तो आपको
किसी भी चीज़ का दोनों पहलू दिखाना है। याद रखो, आप एक ब्यूरोक्रेट बनने की कोशिश कर रहे हो, आपको एक पॉलिटिशियन नहीं बनना। आपको, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, आपको विद्वान नहीं बनना, आपको बुद्धिमान बनना है। आप एक ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, आपको दोनों पहलू, दोनों पक्ष, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये था हमारा लीग ऑफ नेशंस। अब इसके साथ वर्ल्ड वॉर 1 का जो टॉपिक है हमारे यहाँ खत्म होता है। हमने वर्ल्ड वॉर 1 के कॉज, उसका टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, उसका इम्पैक्ट, और उसके बाद जो ट्रीटीज हुई थी, इन सब के बारे में डिटेल में बात की है। उम्मीद करता हूँ आप वर्ल्ड वॉर 1 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसे टैकल करने में आसानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ आप एक बार एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ लेना, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वहाँ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। आज भी मैंने बात की है कि किस तरह रशिया लड़ाई छोड़कर 1917 में चला जाता है। तो रशिया क्यों लड़ाई छोड़ता है, ऐसी क्या कारण, क्या मजबूरी हो गई थी रशिया की कि वो लड़ाई छोड़ता है, और ठीक उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक का अगर हमारा ये वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज आपके प्रिपरेशन में आपको मदद कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और आगे भी हम ऐसे वीडियो, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज खत्म होने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग आवर ज्योग्राफी सीरीज, और उसके बाद और भी सीरीज आएंगे, एक एक करके पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जनरल स्टडीज़ का। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब हमें कॉन्फिडेंस को बहुत तेज़ बढ़ाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।